Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Electricity और आज हम शुरुआत करेंगे Factors affecting the resistance of a conductor. तो आज का हमारा टॉपिक है Factors affecting the resistance of a conductor. तो आज हम पढ़ेंगे वो फैक्टर्स जो किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिन पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इनकी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकता है। तो वे फैक्टर्स हैं, सबसे पहले लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ कंडक्टर, तीसरा फैक्टर है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और चौथा फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो ये वो चार फैक्टर्स हैं जिस पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। एक एक करके हम इन चारों को स्टडी करेंगे और हम शुरुआत करेंगे लेंथ ऑफ द कंडक्टर से, कि जो एक कंडक्टर की लेंथ है वो किस प्रकार से अफेक्ट करती है उसके रेजिस्टेंस को। देखिए, तो ये है पहला फैक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to the length of the conductor. मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पे। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर की जो लेंथ है वो जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, और एक कंडक्टर की जो लेंथ है या वायर की लेंथ है वो जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अगर हम लेंथ कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर is doubled, then its resistance also get doubled. अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा, यहाँ पे वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को आधा करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा होता ही क्यों है।
लेंथ इंक्रीज करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों हो जाता है? देखिए, हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है, उसे हम बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कैसे होता है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक कंडक्टर में तो उनका कोलिजन होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या आयंस के साथ, और ये जो कोलिजन होता है उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट आती है, वो वहाँ पे कुछ एनर्जी लूज करते हैं, वहाँ पे कम हो जाती है उनकी एनर्जी, वो रुकते हैं फिर दौड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट आती है यानी चार्ज के रास्ते में रुकावट आ रही है, और अगर चार्ज के रास्ते में रुकावट आ रही है तो इसका मतलब जो है ना करंट के रास्ते में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के कारण। अगर हम कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे यानी कि वायर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स को लंबा रास्ता ट्रेवल करना है। तो अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस। इस प्रकार से लेंथ को बढ़ाने से एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम देखेंगे दूसरा फैक्टर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर या वायर आप इसको कह सकते हैं, और ये जो है ना इसका फेस है। तो ये जो फेस है ये फेस कहलाएगा क्रॉस सेक्शन, और इस फेस का जितना एरिया होगा वो कहलाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर या वायर है, इसका जो ये फेस होगा, ये फेस इसका क्रॉस सेक्शन है, और इसका जितना एरिया है वो कहलाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक कंडक्टर की जो मोटाई है वो डिपेंड करती है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वायर थिक होगी यानी मोटी होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो वायर जो है वो थिन होगी यानी कि पतली होगी। तो अब एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली डिपेंड करता है उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the area of cross section of conductor। तो जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली डिपेंड करने का मतलब क्या है? अगर आप किसी वायर की थिकनेस को यानी उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो उसमें से उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, और एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो ये एक दूसरे पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली डिपेंड करते हैं। देखिए, अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हाफ हो जाएगा। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of a conductor
is doubled, then its resistance gets halved। तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, आधा होता है, तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा। देखिए क्यों होता है ऐसा। एक वायर में से करंट उसी प्रकार फ्लो होता है जिस प्रकार एक पाइप में से पानी फ्लो होता है। अगर पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, मतलब पाइप ब्रॉड है, चौड़ा है, तो उसमें से वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा बहेगी। लेकिन अगर एक पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, मतलब वो पाइप नैरो है, वो तंग पाइप है, छोटा पतला पाइप है, तो उसमें से क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो कम बहेगी। ठीक उसी प्रकार अगर वायर थिक है तो उसमें से अमाउंट यानी क्वांटिटी ऑफ करंट क्या बहेगा, ज्यादा। और अगर वायर थिन है तो उसमें से क्वांटिटी ऑफ करंट क्या बहेगा, कम बहेगा। तो यहां पे पतली वायर होने से रेजिस्टेंस कैसे बढ़ जाता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक पार्क है, उस पार्क में 3 एंट्री पॉइंट यानी 3 गेट हैं जहां से लोग एंट्री कर सकते हैं पार्क में। अब बहुत सारे लोग आके पार्क में जमा हो गए। जब उन्हें वापस निकलना था तो उस समय 2 गेट को बंद कर दिया गया। अब उन्हें एक ही गेट से, उन सबको एक ही गेट से क्या करना है, बाहर निकलना है। जब वो एक ही गेट से बाहर निकल रहे हैं, जिस गेट से वो बाहर निकल रहे हैं वो एक तंग गली के रूप में है, और उसमें यह भी है कि उस गली में कुछ पॉइंट्स हैं जहां से लोग गली में एंटर कर सकते हैं। तो क्या है कि जब पार्क में जो लोग हैं वो भीड़ जब उस गेट से, गली से बाहर निकल रही है, तो साथ में उस गली में और भी लोग इधर या उधर से एंटर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि जो रेजिस्टेंस है लोगों के बीच में वो बढ़ जाएगा। उनके रास्ते में रुकावटें आएंगी, एक दूसरे से टक्कर होगी, धक्का मुक्की होगी, और वो आसानी से निकल नहीं पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है करंट के साथ। जब वो एक बड़े थिक वायर में फ्लो करता है तो आसानी से फ्लो कर पाता है, रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन वायर जब पतली हो जाती है, रास्ता तंग हो जाता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार एक वायर या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या करता है, डिपेंड करता है इनवर्सली। अब हम देखेंगे तीसरा फैक्टर यानी मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, किस प्रकार से एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो तीसरा फैक्टर है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अलग अलग कंडक्टर अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। डिफरेंट कंडक्टर प्रोवाइड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो अलग अलग जो कंडक्टर होता है वो अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होता है और किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो होता है। सम कंडक्टर्स have high electrical resistance and some have low electrical resistance। क्योंकि अलग अलग जो कंडक्टर है वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से बना है, और अलग अलग प्रकार का जो मटेरियल है वो अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द निक्रोम
which is an alloy of nickel and chromium have high electrical resistance. तो जो अलॉय होता है निकल का और क्रोमियम का, जिसको हम निक्रोम बोलते हैं, ये निक्रोम इस्तेमाल होता है हीटर में उसका हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक रॉड बनाने के लिए। तो ज़्यादातर जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केटल में, इलेक्ट्रिक गीज़र में, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में, टोस्टर में या इलेक्ट्रिक आयरन में, तो इन सब में ज़्यादातर निक्रोम का इस्तेमाल होता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में। तो निक्रोम जो है उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, और निक्रोम एक अलॉय है निकल एंड क्रोमियम मेटल का। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of copper metal is very low। जो कॉपर मेटल होता है उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बिल्कुल कम। तो यहां पे अलग अलग मटेरियल अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। इसी प्रकार अगर हम टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन एक मेटल है लेकिन उसका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन मेटल का बना होता है। तो जो टंगस्टन है वो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रखता है, प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग मटेरियल अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके मटेरियल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करें प्योर मेटल की, तो जो प्योर मेटल यानी प्योर एलिमेंट होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। इसका मतलब प्योर मेटल का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल increases with increase in temperature। तो प्योर मेटल का जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आप जिसको कहते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होता है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर आर सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो ये सेमीकंडक्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है। ये प्योर मेटल के अपोजिट हो गया। अगर हम इनका रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देखें तो देखिए प्योर मेटल के लिए रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, तो आएगा स्ट्रेट लाइन। ये प्योर मेटल के लिए है, प्योर मेटल्स। क्यों हुआ ऐसा?
क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। इसलिए जो रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ होता है प्योर मेटल के लिए वो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस घट रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। तो ये होंगे इनके टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ या रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चार फैक्टर्स जो हैं वो किस प्रकार से किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, यानी हमारा अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से न्यूमेरिकल आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, या फिर यहां से 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपको रेजिस्टिविटी को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए क्या होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बनाएंगे। मतलब अभी तक हम डेफिनेशन फिर फॉर्मूला, लेकिन अब की बार पहले फॉर्मूला फिर उसकी डेफिनेशन। तो हमने अभी अभी सीखा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly depends on the length of the conductor। तो एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है। और द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है, डिपेंड करता है। तो यहां से अब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हटाकर हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए यहां पे लगेगा कोई कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के लगाया गया कांस्टेंट। तो यहां पे जो कांस्टेंट लगता है वो है रो। इसको प्रोनाउंस करेंगे RHO, रोह। तो ये सिंबल रोह कहलाता है। तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के जो कांस्टेंट लगा वो है रो। फिर क्या था? L/A। तो यहां से आपने रेजिस्टेंस का ये एक फॉर्मूला डिराइव किया है, वेयर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस रो को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इस रो को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी।
तो यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो ए इधर आ जाएगा, एल भी इधर आ जाएगा, तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आर ए बाय एल। ये ए तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल डिवाइड में आ जाएगा, तो रेजिस्टिविटी होगी आर ए बाय एल। तो ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। अभी अभी हमने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो होती क्या है रेजिस्टिविटी? हम रेजिस्टिविटी किसको कहते हैं? द रेजिस्टेंस provided by a conductor of length 1 unit and of length 1 unit having area of cross section 1 unit is called resistivity. Is called resistivity. एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लंबाई लेंथ 1 यूनिट यानी कि 1 मीटर हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट यानी कि 1 मीटर स्क्वायर हो। तो ऐसा कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वही इस कंडक्टर की क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी। तो एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका 1 यूनिट है, अब ये कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वही इस कंडक्टर की कहलाएगी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। द रेजिस्टिविटी इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस specific resistance of a conductor। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो अब फॉर्मूले से हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, तो मैंने कहा एक कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट हो, तो हम यहां पे कंडक्टर की लेंथ को क्या रख देते हैं? 1 यूनिट रख देते हैं, 1। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट हो तो एरिया की जगह भी क्या रख देते हैं? 1। तो ऐसा करने पर जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल आ रही है? रेजिस्टेंस के। तो यही कहा गया है कि वो कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो और लेंथ भी 1 यूनिट हो, उसका जितना रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी। यानी उसकी रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के इक्वल होगी, और इसीलिए रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी होती है आर ए बाय एल। अब हमें चाहिए एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो वो कैसे मिलेगी? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू एसआई यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ लेंथ। तो रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर और लेंथ की होगी मीटर। मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो यहां आ गया ओम मीटर, ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी है उसकी SI यूनिट होती है ओम मीटर। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी
इज ओम मीटर, जहां पे ओम का सिंबल होता है ओमेगा और मीटर के लिए एम, ओम मीटर। जो रेजिस्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की वो किस पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उस कंडक्टर के टेम्परेचर पे और कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर depends on the temperature and material of conductor. मतलब टेम्परेचर को चेंज करके हम एक पर्टिकुलर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। और अगर हमें रेजिस्टिविटी चेंज करनी है तो दूसरा तरीका है कि हम कंडक्टर को ही बदल दें, क्योंकि अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम कंडक्टर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो हम या तो मटेरियल को चेंज करके रेजिस्टिविटी चेंज कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करके उसकी रेजिस्टिविटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर के लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। द रेजिस्टिविटी of a conductor do not depend on the length and area of cross section. of conductor। मतलब हम किसी कंडक्टर की लेंथ को या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके उस पर्टिकुलर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसकी लेंथ को या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके चेंज नहीं हो सकती। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मान लीजिए एक हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमने उस कंडक्टर की लंबाई को डबल कर दिया है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया है, तो बताइए रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, पर यहां पे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर हम किसी क्वेश्चन आता है एक ऐसा कि अगर हम किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पे भी अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया गया है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ, पर रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनअफेक्टेड रहेगी। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे रेजिस्टिविटी पे। जो पहला न्यूमेरिकल है उसमें बोला गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें यह बोला गया है एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर की वायर है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। तो आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर, और वो आपको दी हुई है 2 मीटर। तो एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section 1.7 into 10 raised to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ये आपको दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको एरिया दिया हुआ है, साथ में आपको कंडक्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस है 2 इंटू में रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू में 10⁻⁻2 ओम। तो अब आपको क्या करना है, उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो आपको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि रेजिस्टिविटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है RA/L। यहां पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है 2 इंटू में 10⁻⁻2। आपको यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 और आपको यहां पे लेंथ दी हुई है 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 1.7 इंटू में यहां पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 10⁻⁻8 हो जाएगा। तो ये आ गया इतने मीटर, इतना ओम मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी होगी वायर की। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें सब कुछ गिवन था, बस एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये तीनों चीजें गिवन है, हमें ये क्या करना है, कैलकुलेट। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपकी एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि एक कॉपर की वायर है जिसका डायामीटर 0.5 mm है। तो डायामीटर आपको दिया हुआ है, डायामीटर ऑफ वायर 0.5 mm। अब ये मिलीमीटर में है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। हमें पता है एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने का मतलब है 10⁻⁻3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन गया, मीटर। तो ये है हमारे पास वायर का डायामीटर, जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ वायर ये होगी 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर को आप 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड। तो ये आ गया रेडियस ऑफ द वायर। फिर आपको दिया है कि जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और आपको वायर का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 10 ओम। रेजिस्टेंस वो आपको 10 ओम दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है उस वायर की लेंथ, लेंथ ऑफ वायर यानी कि L आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L। तो यहां से हमें L निकालना है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा RA/रेजिस्टिविटी। तो आपको चाहिए रेजिस्टिविटी, वो गिवन है। आपको चाहिए रेजिस्टेंस, वो भी गिवन है। एरिया चाहिए, वो हम इस रेडियस से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि A, वो क्या होगा। अब वायर गोल, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है, फेस होता है, वो गोल होता है, तो उसकी रेडियस आपको पता है, तो एरिया क्या होगा, πr²। सर्कल का एरिया πr² होता है, तो πr²। तो पाई यहां पे 22/7 और r हो जाएगी ये 0.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, तो πr²। तो ये आ जाएगा 22/7। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25, इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻6 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, तो ये आ गया 11/7 इंटू में 0.2225 0.25
इंटू में 10⁻⁻⁶, और ये 2 7 जा 14 हो जाएगा, तो इसको पूरे को 14 कर देते हैं। तो ये आ गई हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतने मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यूज हम वहां पे पुट कर देंगे। तो लेंथ होगी क्या, रेजिस्टेंस यानी कि 10, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपने अभी भी कैलकुलेट किया है, तो ये है 11 इंटू में 0.25 इंटू 10⁻⁻⁶ और डिवाइडेड बाय 14, और रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸। अब इसे कैलकुलेट करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा 122.7 मीटर, जिसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना सेंटीमीटर। तो ये आ गई लेंथ ऑफ वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी कहीं पे लगी होगी इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ इतना कि ये रेडियस थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स दिख रही है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, जिससे आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया आपको पता है, सिंपली पाई आर स्क्वायर आपने पाई और आर आपको पता ही थी, पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपने वहां पुट कर दी और आपको क्या मिल गया, लेंथ मिल गई। अब हम तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए जो तीसरा न्यूमेरिकल है उसमें बोला है A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. एक वायर है, मान लीजिए ये है वो वायर, आपको इसका रेजिस्टेंस गिवन है 6 ohm। तो रेजिस्टेंस यानी R आपको दिया हुआ है 6 ohm। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। लेट लेंथ ऑफ वायर इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो आपको बोला कि अभी इसका रेजिस्टेंस 6 ohm है। अगर इस वायर को, ये वायर है जो, इसको फोल्ड कर देंगे उसी के ऊपर, तब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो नया रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें एक बात पता है कि लेंथ को चेंज करके या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करके रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, जब वायर नॉर्मल है तो उसकी रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, और जब उसे फोल्ड कर दिया गया है तो रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे, और दोनों केस में रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। उन दोनों को इक्वल रख के हम नया रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे होगा ये देखिए, रेजिस्टिविटी होती है RA/L। तो रेजिस्टिविटी यहां पे होगी, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है और लेंथ L ही है। तो इस केस में ये रेजिस्टिविटी आ गई, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट। अब जब वायर को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो जो नई लेंथ होगी, ऑन फोल्डिंग ऑफ द वायर, न्यू लेंथ, लेट न्यू लेंथ इज इक्वल टू L डैश और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू A डैश, और जो नया रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो हम मान लेते हैं R डैश। तो हमने मान लिया कि जब वायर को हमने फोल्ड कर दिया है तो नया, उसकी नई लेंथ हो गई L डैश, नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश और नया रेजिस्टेंस R डैश। अब आप खुद सोचिए, अगर वायर को ऐसे फोल्ड कर दिया गया है तो उसकी जो लेंथ थी वो उसका हाफ हो जाएगी, अब आधी हो गई लेंथ। तो जो L डैश होगा वो कितना होगा, जितनी लेंथ पहले थी उसका हाफ, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना होगा, वायर को उसी के ऊपर फोल्ड किया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, डबल। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा नए वाला, वो पुराने वाले का डबल, यानी कि 2A। पहले A था, अब 2A हो जाएगा।
तो ये नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया। तो अब रेजिस्टिविटी क्या होगी? हमें पता है रेजिस्टिविटी होती है RA/L। तो नया रेजिस्टेंस तो R डैश है, नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश है और नई लेंथ L डैश है। अब हमें नया रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट करना है और नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? जितना पहले था उसका डबल, और नई लेंथ कितनी है? जितनी पहले थी उसकी हाफ। तो यहां से हमको मिल जाएगा 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, 2 2 ज़ा 4 R डैश A/L। ये आ गई रेजिस्टिविटी, इसको बोल देते हैं सेकंड। और जैसा कि हमें पता है रेजिस्टिविटी दोनों ही केस में क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी, क्योंकि लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। तो इसको और इसको दोनों ही रेजिस्टिविटी ये सेम है, इनको इक्वल रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 6A/L इज इक्वल टू 4R डैश A/L। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, और ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा 6/4 यानी कि 1.5 ओम। ये है नया रेजिस्टेंस। तो आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे।